नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कश्मीर से खदेड़े गए आतंकवादियों ने अब जम्मू इलाके में अपना नया ठिकाना बना लिया है। पिछले 16 दिनों में जम्मू संभाग में 10 जवान शहीद हो चुके हैं। डोडा एनकाउंटर में शहीद हुए एक अफसर और 4 जवानों को आज श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। दरअसल सोमवार को सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों से जुड़ी खुफिया सूचना के आधार पर जम्मू, डोडा, रियासी जिलों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। घने जंगलों में सर्च ऑपरेशन चल ही रहा था कि जंगल में घात लगाकर बैठे आतंकवादियों ने अचानक सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। सेना ने तुरंत फायरिंग का जवाब दिया। आतंकी घने जंगलों का फायदा उठाकर भाग निकले, लेकिन उससे पहले सेना को एक बड़ा नुकसान हो चुका था। सेना के एक अफसर और 3 जवान इस हमले में शहीद हो गए। साथ ही जम्मू कश्मीर पुलिस का भी एक जवान शहीद हुआ है। नजीर मसूदी और नीता शर्मा की खास रिपोर्ट। डोडा के डेसा के घने जंगल एक बार फिर सेना के लिए जानलेवा साबित हुए। ताजा वारदात में सोमवार रात को सेना ने अपने 4 जवान यहां खो दिए। दक्षिण पीर पंजाल में पिछले हफ्ते में अब तक सेना के 9 जवान शहीद हो चुके हैं। Joint operation with J&K police was launched in general area Urar Baggi, 10 km north of Doda. At about 20:40 hours on 15 July 24, the search party was able to establish contact with the terrorist hiding in the area, which is a thickly forested and mountainous area with restricted visibility due to low clouds and rain. In the initial volley of fire, 4 Indian Army personnel were injured, who later succumbed to their injuries. Additional troops and equipment have been inducted to flush out the terrorist, and use of drones and other technical resources is being ensured. सुरक्षा बलों के आकलन के मुताबिक ताज़ा घटनाओं से ये साबित होता है कि चेनाब घाटी के इलाकों में यानी डोडा, किश्तवाड़, कठुआ और रियासी में आतंकी सक्रिय हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकियों का एक बड़ा जत्था हाल में सीमा से इस पार आया है। इनमें 25 आतंकी होने की संभावना है। ये जत्था डोडा, कठुआ और पुंछ रजौरी में सक्रिय है। इलाके के गांव वाले कई बार सुरक्षा बलों को इनकी मूवमेंट को लेकर सचेत भी करते रहते हैं। तादाद की कम से सिचुएशन कई बार जो है नापा नहीं जाता है, क्योंकि वो अनअकाउंटेबल एंटिटीज हैं। तो एक भी अनअकाउंटेबल एंटिटी एक आउटसाइड किलिंग मशीन और एक मैन सेंट टू किल indiscriminately without any connection to this land with no purpose but to repeat the level of violence or increase the level of violence and fear and terrorism. तो ये challenge सेना पर हमले पे हमला हो रहा है। पिछले 32 महीनों में जम्मू क्षेत्र में सेना के 48 जवान और अफसर आतंकी हमलों में मारे गए हैं और हर हमले के बाद मिलिटेंट भाग निकलने में भी कामयाब होते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जो मिलिटेंट्स से बिल्कुल मुक्त था और सबसे पुरअमन इलाका माना जा रहा था, जम्मू क्षेत्र आज मिलिटेंसी का जैसे अड्डा बन चुका है। उधर इस हमले के बाद विपक्ष केंद्र को निशाना बना रहा है और केंद्र से जवाबदेही मांग रहा है। लगभग पाकिस्तान से घुसपैठ करके कायरतापूर्ण तरीके से यहाँ पर आए हैं। हालांकि सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है। पूरे सुरक्षा बल की जो भी यूनिफाइड कमांड का हिस्सा है उनकी तरफ से प्रयास रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द इन लोगों को मार गिराया जाएगा और ये पाकिस्तान की तरफ से कायरतापूर्ण चीजें बार बार हो रही हैं। जम्मू कश्मीर की जो गुलाबी तस्वीर थी, केंद्र सरकार उसे दुनिया भर में पेश कर रही थी। इन आतंकी हमलों ने उस पर असर जरूर डाला है। जम्मू इलाका एक संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर अगर कोई आतंकी हमला होता है तो उसका सीधा असर देश भर में पड़ता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार लगातार इन इलाकों में सिक्योरिटी ऑडिट्स कर रही है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
बिहार में विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। दरभंगा के जीरत गांव में आज 70 साल के जीतन सहनी का क्षत शव उनके घर से मिला, जिस नृशंस तरीके से उनकी हत्या की गई उससे पुलिस का मानना है कि हत्यारे या तो चोरी के इरादे से आए थे या किसी रंजिश में हत्या की गई है। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। और मुकेश सहनी से बात की है हमारे सहयोगी प्रभाकर कुमार ने। क्या जानकारी मिला है मुकेश जी? अभी कुछ ऐसे जानकारी प्राप्त सुबह में हुआ है कि पिताजी का देहांत हुआ, हत्या हो गया है। तो अभी तो हम पहुंच ही रहे हैं, रास्ते में ही हैं और अभी जाने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके से कैसे हुई है मुख्यमंत्री जी से। और हाँ, मुख्यमंत्री जी से बातचीत हुई है, गृह मंत्री जी भी फ़ोन किए थे, लालू जी फ़ोन किए, नेता प्रतिपक्ष फ़ोन किए, सभी राज्य के जितने भी लगभग मंत्री, नेता पक्ष विपक्ष जितने भी नेता हैं सभी लोगों का फ़ोन आया। सभी लोगों ने कहा इस दुख के घड़ी में आपके साथ है और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगा और दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। सरकार के तरफ से आश्वासन है और देखते हैं कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन सरकार इस पर एक्शन लेती है, वो देखते हैं। प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब उनके जिला प्रशिक्षण पर भी रोक लगा दी गई है। उन्हें मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया है। पूजा खेडकर को 23 जुलाई से पहले वहां पर पहुंचना है। पूजा खेडकर पर राज्य सरकार की रिपोर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र काडर की प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेडकर अपनी हरकतों को लेकर पिछले कई दिनों से सुर्खियों में रहीं। आरोप है कि उन्होंने ऐसी सुविधाएं भी मांगी जो आमतौर पर प्रोबेशन वाले अफसरों को नहीं मिलती हैं। और आइए सीधे चलते हैं अपने, तो ये अपने आप में कई ऐसे जानकारियां सामने आई जो विवादित थी और उसको लेकर सवाल खड़े हुए। और अब जाकर कुछ देर पहले शाम को करीब 6 बजे खबर आई कि एक नोटिस सर्व हुआ है कि वो वापस एकेडमी में जाएं और जो ट्रेनिंग थी वो वापस ले ली गई है। कोशिश करते हैं सुनील सिंह अपने सहयोगी के पास। सुनील, तो फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले में? 23 जुलाई तक पहुंचना है मसूरी में पूजा को। जी निधि, अभी तो जो अपडेट यही है कि शाम को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से उन्हें सूचित किया गया है कि मसूरी में जो यूपीएससी की एकेडमी है वहाँ पर आपको वहाँ से आपकी जो जिला प्रशिक्षण जो कार्यक्रम था उसको स्थगित कर दिया गया है और आपको यहाँ से अब सीधे वहाँ पर रिपोर्ट करना है 23 जुलाई के पहले। लेकिन इस बीच एक और खबर आई है कि कल रात में जिस तरह से पुलिस 10:30 बजे के आसपास वासिम में गई थी, जहाँ पर कि वो रह रही हैं, जहाँ पर फिलहाल उन्हें उनका वहाँ पर संतरित किया गया था। वहाँ पर जो 2 से 3 घंटे तक पुलिस की टीम रही, महिला डीवाईएसपी थी, उनके नेतृत्व में 2 और अधिकारी थी। वहाँ पर ये पता चल रहा है कि उन्होंने पुणे के कलेक्टर के खिलाफ लिखित शिकायत दी थी। वो लिखित शिकायत दर्ज करवाने के लिए उन्होंने बुलाया था और उसमें उनका कहना था कि उनके कार्यालय में उन्हें परेशान किया गया था। अब वो एक मामला उभर कर आ गया है। लेकिन पूजा खेडकर का जो प्रोबेशनरी आईएएस अफसर हैं, ट्रेनिंग आईएएस अफसर हैं, उनका विवाद जब से शुरू हुआ है, खास करके अपनी जो है कि प्राइवेट कार में जो लाल बत्ती लगाना, भारत सरकार लिखना, जो कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था, और पुणे के कलेक्टर ऑफिस में अपने अलग से केबिन मांगना, ये जो विवाद शुरू हुआ था उस विवाद ने आगे जाकर बहुत बड़ा रूप ले लिया है। खास करके पूजा खेडकर के आईएएस बनने के पीछे की जो कुछ अनियमितताएं हैं, इस तरह के आरोप लगने लगे हैं। खास करके उनका जो रैंक था 822 के आसपास जो कि पर्याप्त नहीं था, तो उसके लिए नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है वो भी उन्होंने लिया है। तो ये सब पे सवाल उठ रहा है कि ये सब कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा करके लिया गया है क्या, ये बातें हो रही है। तो इस सब को लेकर जो जाँच चल रही थी, उस जाँच के तहत 11 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार ने सूचित कर दिया था और उसी के आधार पर अब जो है कि जो यूपीएससी की जो अकादमी है मसूरी में, वहाँ से एक आया कि उन्हें बुलावा आ गया है। इनके जिला जो प्रशिक्षण कार्यक्रम था उसको रद्द करके उन्हें वापस वहाँ बुलाया गया है। तो स्वाभाविक तौर पर पूजा खेडकर बड़ी मुसीबत में फंसी हुई दिख रही हैं। लेकिन ये उन्होंने भी एक यहाँ पे सबूफा छोड़ दिया है कि जिस पुणे के कलेक्टर के रिपोर्ट पे उनकी जांच शुरू हुई, इस तरह का पूरा मामला सामने आया है। अब उसी को कहीं ना कहीं उन्होंने आरोपी बनाने की कोशिश की है और एक आरोप लगाया है कि उनके कार्यालय में
उनके साथ जो है उन्हें परेशान किया गया, प्रताड़ना किया गया, लिहाजा उन्होंने कल लिखित शिकायत दर्ज कराई है। अब उस पर भी चर्चा या विचार हो रहा है कि क्या आगे क्या कार्रवाई सकती है, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि पूजा धन्यवाद आपका। बढ़ गई है। और अब आइए आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां पटना और हजारीबाग से हुई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक पटना से गिरफ्तार हुए पंकज सिंह ने ट्रंक से पेपर चोरी किए थे और फिर उन्हें लीक कर दिया था। पंकज सिंह एनआईटी जमशेदपुर से सिविल इंजीनियरिंग कर चुके हैं। हजारीबाग से गिरफ्तार हुआ दूसरा आरोपी राजू उसकी सहायता करता था। और अब बात महंगाई की, महंगी होती सब्जियों की। गाजियाबाद की नवीन सब्जी मंडी में टमाटर का थोक भाव 60 से 70 रुपए किलो है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में भी इसकी कीमत 70 से 110 रुपए किलो तक है। सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में 116 रुपए प्रति किलो टमाटर बिक रहा है। वहीं दिल्ली में इसकी कीमत 83 रुपए तो मुंबई में 73 रुपए किलो है। टमाटर के व्यापारियों का कहना है कि बेंगलुरु, शिमला और कई दूसरे राज्यों में भारी बारिश की वजह से फसल प्रभावित हुई है और टमाटर की सप्लाई भी कम आ रही है। ऐसे में इससे दाम 3 से 4 गुना तक बढ़ गए हैं और अभी कुछ दिन और टमाटर की कीमत ऐसे ही रह सकती है। ये टमाटर 100 रुपए किलो हो गया है, तो पहले आप कितना टमाटर खरीदते थे, अब कितना खरीदते हैं? 1 किलो खरीदते थे। हाँ, पहले कितना खरीदते थे? पहले भी 1 किलो खरीदते थे। अच्छा, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क नहीं पड़ा है। महंगाई तो हो गई, लेकिन अभी क्या करें। आपने अभी कितना टमाटर खरीदा? मैंने आधी किलो। इतना कम क्यों खरीदा? अब महंगाई में कम खरीदना पड़ता है ना, कम गेरो कम खाओ। जी, तो आपने वो कम कर दिया, खपत ही कम कर दी। बस खपत कम कर दी, अपना आप सिस्टम बदल जाएगा। मोहम्मद, ये जो टमाटर जो महंगा हुआ अभी पिछले 2-3 दिन पहले क्या रेट था आपके? और आज उस समय थोड़ा और महंगा था, इस समय कम है रेट। नहीं, कितना है रेट? मतलब उस समय 80 रुपए किलो टमाटर पहुंच गया था, लेकिन इस समय 60 रुपए आ गया है। 60 रुपए किलो आ गया है। हाँ जी। तो जो टमाटर अभी भी 60 रुपए भी तो ज्यादा ही है। नहीं, ज्यादा ही है। तो इसका बिक्री पे असर पड़ा है? नहीं, बिक्री पे बिल्कुल असर पड़ा सर। मान लो जो बंदा 5 किलो लेता है वो 2.5 किलो पे आ गया, जो 2.5 वाला था वो 1 किलो पे आ गया। राम जी, क्या वजह है कि टमाटर महंगा हो गया? टमाटर जी बारिश हो रहा है जहाँ से आ रहा है। हाँ। और टमाटर का डिमांड ज़्यादा हो जाता है और कम आता है, तो इस करके हम महंगा हो जाता है। तो अभी सप्लाई कम आ रहा है? हाँ, यहाँ पर कम आ रहा है। जहाँ कितना कम? जहाँ 10 गाड़ी आती थी वहाँ 4-5 गाड़ी आती हैं टमाटर की। हाँ। तो जब टमाटर महंगा होता है तो बिक्री पर भी असर पड़ा है? तब थोड़ा बिक्री पर असर तो पड़ता है, लेकिन कम बिकता है। अमेरिका की रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया है। विस्कॉन्सिन के मिलवॉकी शहर में हुए पार्टी कन्वेंशन में ट्रंप को डेलीगेट्स के 2387 वोट मिले। उम्मीदवार चुने जाने के लिए उन्हें 1215 वोटों की जरूरत थी। 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया में हुए हमले के बाद ये पहला मौका था जब डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक मंच पर नजर आए। पार्टी कन्वेंशन में ट्रंप के पहुंचते ही समर्थकों ने यूएसए यूएसए के नारे लगाए। साथ ही हवा में मुट्ठी लहराते हुए लोग फाइट फाइट कहते नजर आए। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। कन्वेंशन में किसी भी डेलीगेट ने वेंस का विरोध नहीं किया। वेंस 2022 में पहली बार ओहायो से सेनेटर चुने गए थे। उन्हें ट्रंप का करीबी माना जाता है। जेडी वेंस का भारत से खास नाता है। उनकी पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस भारतीय मूल की हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने अडानी ग्रुप के खावड़ा नवीनीकरण ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटी का दौरा किया है। इस दौरान वे अडानी ग्रुप के प्रमुख गौतम अडानी से भी मिले। एरिक गारसेटी ने कहा है कि ये दौरा मेरे लिए ये सीखने का अनुभव रहा कि कंपनी भारत को उसके जीरो एमिशंस लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ने में कैसे मदद कर रही है। वहीं गौतम अडानी ने कहा है कि खावड़ा और मुंद्रा बंदरगाह पर आने के लिए एरिक गारसेटी का आभारी हूं। अडानी समूह पर लगातार विस्तार हो रहा है और इससे जुड़े सीरियस डिजिटेक लिमिटेड ने घोषणा की है कि वो Courage.io प्राइवेट लिमिटेड
का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सीरियस डिजिटेक लिमिटेड अडानी ग्रुप और सीरियस इंटरनेशनल होल्डिंग्स का जॉइंट वेंचर है। वहीं Courage.io एक जानी मानी AI क्लाउड प्लेटफॉर्म कंपनी है। अडानी ग्रुप के डायरेक्टर जीत अडानी का कहना है कि डेटा की सुरक्षा के लिए अब ये बहुत ज़रूरी है कि संस्थान देश की सीमा के अंदर ही डेटा रखें। Courage एक तेज़ी से बढ़ती हुई सॉवरेन क्लाउड टेक्नोलॉजी है जो कि बेहद सुरक्षित AI क्लाउड सेवाएं देती है। जी हाँ, अडानी ग्रुप की कंपनी सीरीज डिजिटेक ने एक्वायर किया है Courage.io को। Courage.io जो है वो एक कंपनी है जो काम करती है सॉवरेन डेटा सेंटर्स के लिए सोल्यूशन बनाने का। सॉवरेन डेटा सेंटर्स वो होते हैं जो कंपनीज का डेटा स्टोर करते हैं और उसको एक देश की सरहदों के बीच ही रखते हैं, उसको बाहर जाने से प्रिवेंट करते हैं। आजकल ये काफ़ी हाल फिलहाल में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है कि एक कंपनी का और एक कंपनी के नागरिक, एक कंट्री के नागरिकों का डेटा जो है वो एक ही देश में रहना चाहिए, जिसके बगैर वो दूसरे देशों में ट्रैवल ना करे और उसका दुरुपयोग ना हो। तो अडानी ग्रुप ने Courage.io का इसी मुकाम की वजह से एक्विजिशन किया है। जो रेगुलेटरी फाइलिंग है उस हिसाब से अडानी ग्रुप करीब 77.5% स्टेक खरीदेगा Courage.io के पेरेंट में, जिसका नाम है पार्सर लैब्स इंडिया। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है। Courage आगे बढ़कर भी सॉवरेन डेटा सेंटर्स के लिए ही एक फुल स्टैक सोल्यूशन बनाने की जर्नी पे रहेगा।